Okay, good morning, all of you. Today I am here with the topic theory of demand. हम अपनी वही पुरानी हितेश पांडे सर की क्लासेस में हैं। माई सेल्फ विवेकानंद त्रिपाठी। मैं इकोनॉमिक्स की क्लास आज से शुरू करने जा रहा हूँ और आज की जो हमारी क्लास है एक इंट्रोडक्टरी क्लास है फॉर द थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड हमारा जो चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। जो लोग सीए सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। So, not wasting the time, we start with the topic theory of demand. So, student, theory of demand क्या है? यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले हम ये समझे डिमांड क्या होती है और ये किसके द्वारा होती है। बेसिकली डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम। भाई हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। अब सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स कैसे मिलेगा? तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स तब मिलेगा जब हम गुड्स को यूज करेंगे, जब हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की और डिमांड की तो उससे पहले एक स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? डिजायर। डिजायर। डिजायर का मतलब होता है कि हम किसी की चाहत करें। भाई जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, चाहत करते हैं, हमारे अंदर से उसके लिए अर्ज होता है, देन वी गो फॉर द डिमांड। अब डिजायर तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका घूम के आऊं, तो ये मेरी डिजायर है। बट ये डिमांड नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि किसी भी डिजायर को डिमांड तक पहुंचने के लिए ना एक ब्रिज को पार करना पड़ता है और उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। क्या? अगर कोई डिजायर हम चाहते हैं कि डिमांड में कन्वर्ट हो तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू पे एंड द सेकेंड थिंग इज विलिंगनेस टू पे। मीन्स हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अब अगर हमारे पास एबिलिटी टू पे, अब एबिलिटी टू पे को क्या समझे? ऐसे समझे, सफिशियंट परचेजिंग पावर। सफिशियंट परचेजिंग पावर। भाई जाहिर सी बात है, आप चाहें तो दुनिया की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हो। आपको चाहिए परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मीन्स आपकी जो इनकम है वो आपको परचेजिंग पावर दिलाती है। मीन्स यू हैव एबिलिटी टू स्पेंड द इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जो परचेजिंग पावर है वो हमारी इनकम से आती है। ठीक। तो देखा जाए तो अगर डिजायर को हम डिमांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनकम का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इनकम गिव्स यू एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय। भाई मुझे भूख लगी अभी और मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं खाना नहीं खा पाया, लेकिन 4 दिन बाद मेरे पास पैसे आए, तो मैं क्या 4 दिन तक भूखा रहूंगा? नहीं। जब मुझे डिजायर हुई, एट द सेम टाइम अगर मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं आई तो मैं अपने डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या समझा कि डिजायर से पहले एक स्टेप होता है क्या? डिमांड से पहले एक स्टेप होता है क्या? डिजायर। ठीक है। और डिजायर के साथ जब दो चीजें एड ऑन होती हैं, पहला एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिली। क्या? हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन मिली। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें डिमांड की एक डेफिनेशन मिली। क्या? डिमांड इज अ डिजायर फॉर कमोडिटी
backed by ability to pay and willingness to pay at a particular point of okay, is it clear? क्या? डिमांड इज डिजायर फॉर अ कमोडिटी, ये पहली चीज, डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय, मतलब डिजायर को पीछे से क्या होना, सहारे की जरूरत है, बिना सहारे के काम नहीं होगा। तो जो डिजायर है उसको हम बैक्ड करेंगे किस चीज से? दो चीजों से, जिसमें पहली चीज क्या है? द फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू पे और दूसरा है विलिंगनेस टू पे। मतलब इस पूरे डेफिनेशन में एक, दो, तीन और ये चार, ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर आपके डेफिनेशन में ये चार चीजें नहीं है तो समझ लीजिए आपकी डेफिनेशन अधूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो अब हम आते हैं कि जब हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। अभी तो हमने डिमांड की डेफिनेशन को समझ लिया। देखो, डिमांड को समझना है अगर, तो यहाँ पे हम जब शुरू करते हैं पढ़ाई डिमांड की एज अ बिगिनर, तो हमें दो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल and the question of the concept of demand curve. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब शेड्यूल क्या होता है और कर्व क्या होता है, ये दो चीज पहले हम समझ लें। इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो शेड्यूल वर्ड है ना, आपको बहुत जगह मिलेगा। सप्लाई शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, कॉस्ट शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, रेवेन्यू शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर होता है न्यूमेरिकल टेबल, न्यूमेरिकल टेबल। क्योंकि देखो एक चीज आप जानते हो आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स जो है बिहेवियरल साइंस। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इट इज बेस्ड ऑन सम स्टैटिस्टिक्स डेटा। तो यहाँ पे भी जो भी हम थियरी पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो बिना किसी डेटा के हम नहीं शो कर पाएंगे। तो डिमांड शेड्यूल होता क्या है? ये एक न्यूमेरिकल टेबल होता है जो हमको ये बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे हमारा कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। भाई जाहिर सी बात है, आप किसी दुकान में जाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो? कितने का है। फिर आप उसके बाद देखते हो कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। मीन्स फिर से वही पॉइंट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। फिर आप ये देखते हो कि उसमें से आप कितना खर्च करोगे। देन आप डिसाइड करते हो कि अच्छा, 2 रुपए किलो का है, मेरे जेब में 10 रुपए है, मैं 5 किलो खरीदूंगा। तो ये जो डिमांड शेड्यूल होता है ना बेटा, ये एक न्यूमेरिकल टेबल होता है। ये न्यूमेरिकल टेबल हमको ये बताता है कि हमारा कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैं आपको एक डिमांड शेड्यूल बना के दिखाऊंगा। और ये डिमांड कर्व क्या होता है? सिंपली इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस डिमांड शेड्यूल का। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इज इट क्लियर? सो जब हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो हमको ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक डिमांड शेड्यूल का और दूसरा डिमांड कर्व का। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड शेड्यूल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं आपको बताऊंगा डिमांड शेड्यूल होता क्या। देखो भाई, डिमांड शेड्यूल बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। डिमांड शेड्यूल एक न्यूमेरिकल टेबल है कुछ इस तरीके का, जिसमें यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी है हमारी। अब हम क्या देखते हैं, जैसे प्राइस है 1 2 3 4 5, दिस इज एन हाइपोथेटिकल नंबर, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एंड 5 4 3 2 1, चलो मैं इसको बढ़ाता हूँ 40 30 20
अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये टेबल आपको बता क्या रहा है? ये टेबल बता रहा है हमको कि ये अलग अलग प्राइसेस हैं और ये अलग अलग क्वांटिटी है जो हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, दिस क्वांटिटी डिमांड। ओके, अब ये टेबल हमको बता क्या रहा है? देखो इस टेबल में दो चीजें, इस पूरे टेबल को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। और सपोज 2 रुपए पे, यहाँ पे हमारा 2 रुपए पे जो हमारा कंज्यूमर है वो ये 2 रुपए पे क्या कर रहा है, 2 रुपए पे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 40 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है या खरीदने के लिए तैयार है, तो ये हमारा कहलाएगा क्वांटिटी डिमांड। क्या कहलाता है ये? क्वांटिटी डिमांड। मीन्स ये पूरा का पूरा टेबल तो डिमांड शेड्यूल है, बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अब जैसे 3 रुपए पे अगर हम बात करें कि 3 रुपए पे 30 यूनिट्स, मीन्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज 3, 30 यूनिट्स इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। सो दिस 30 यूनिट्स इज व्हाट? This 30 unit is called quantity demand. Okay, and this entire table shows what? This entire table shows that there is inverse relation, there is inverse relationship between price and quantity demand. This price and quantity demand. As price increases, demand decreases, and price decreases, demand increases. Okay, price increases, demand decreases, price decreases, demand increases. Okay, is it clear? तो यही है आपका डिमांड शेड्यूल, एक न्यूमेरिकल टेबल जो आपको बता रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पे हमारा कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। ओके, जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, ठीक है, आइदर यू हैव द स्क्रीनशॉट। ओके, और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको तभी मिल पाएंगी जब आप हमारे चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन, ओके, so that you get our latest video time by time. Okay, now we move to the next topic. The second one is demand curve. अभी पढ़ा था क्या डिमांड शेड्यूल, अब क्या हम पढ़ रहे हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, अब मैंने अभी बताया था आपको कि जो कर्व होता है, कर्व क्या होता है भाई? कर्व होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल टेबल या शेड्यूल। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कर्व के बारे में, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कर्व के बारे में। नहीं भी पढ़ा है तो जब हम मूव करेंगे तो हम अपने इस स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए तो आप इतना जान लो कि व्हाट इज कर्व? कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल टेबल और शेड्यूल। बट यहाँ पे हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? कौन सा शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, समझ में आई बात? कि डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका है? डिमांड शेड्यूल का। अब ये बनता कैसे है? देखो भाई, बहुत सिंपल है। वाई को एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे रखते हैं प्राइस। ठीक, हमने प्राइस रखी थी 1 2 3 4 5, यहाँ हमने रखा था 10 20 30 40 50। ठीक है ना? अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अभी हम क्या देख रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे मैं एक शेड्यूल भी बना दे रहा हूँ साइड में ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पे था हमारा प्राइस और यहाँ पे थी हमारी क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 50 40 30 20। ठीक है ना? ये था। तो जब 1 रुपए था तो कितनी यूनिट थी? 50। 2 रुपए हुआ तो कितनी हुई? 40। 3 रुपए हुआ तो कितनी हुई? 30। 4 रुपए हुआ तो कितना? 20। और 5 पे कितना हुआ? 10। ठीक, अब ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को ए दें, बी कहें, सी कहें, डी कहें, ई कहें। ठीक, अब हम इसको अगर मिला देते हैं ऐसे,
ये मान लो मिला दिया हमने, तो ये हमारा बन गया डिमांड कर्व। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे ही फ्री हैंड से बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, और आप फ्री हैंड से ही बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दीज आर हाइपोथेटिकल डेटा। सो दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। देखो ये डिमांड कर्व, सपोज ये पी था, ये क्यू था, प्राइस बढ़ी, P1 हुआ, क्वांटिटी घटी, Q1 हो गया, प्राइस घटा, P2 हुआ, क्वांटिटी बढ़ के Q2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व आपको मिला है, ये DD, DD इज द डिमांड कर्व, हियर DD इज द डिमांड कर्व। ओके, तो ये जो DD है आपका, DD इज द डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व है, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसा है भाई, डाउनवर्ड। कैसा है, डाउनवर्ड। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था क्या, इनवर्स रिलेशन। ये जो शेड्यूल है ये हमें क्या बताता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, और जब प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। सो यहाँ पे जो ये शेड्यूल है ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है, और जहां पे भी इनवर्स रिलेशन होता है वहां पे स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड। क्या बनता है, डाउन। अब ये जो डिमांड कर्व है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, showing inverse relation between price and quantity demand. Is it clear? Is it clear to you? Okay, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें, अब जो शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीपीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एनुअल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है डिमांड के लिए, इसमें ये सबसे, ये चीज हमको बताती है ना, ये जो टॉपिक है ये हमें बताता है डिमांड फंक्शन की, व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। जैसे अगर हम दुकान पे गए, तो नॉर्मली हम को ये लगता है कि भाई प्राइस को ही हम ध्यान देते हैं किसी चीज को डिमांड के लिए, भाई किसी चीज को डिमांड करना है तो प्राइस को ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड, जो डिसाइड करते हैं कि हम किसी चीज को ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे, ठीक है ना। सो इन सम ऑफ द बुक, in some of the book it is also, demand function is also known as element of demand, or it is also called factors affecting demand, or it is also known as determinants of demand। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हो सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर किसी बुक में, जैसे आप अलग अलग ऑथर्स की बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए तो कुछ और कह रहा है उसमें, बाकी आप अगर वीके और टीआर जैन उठाइए, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, तो वहां पे अलग अलग नामों से दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टॉपिक एक ही है, ठीक है, पूछने का तरीका अलग अलग है। अब ये हम बात करें डिमांड फंक्शंस की, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भाई डिमांड, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, डिमांड कितने तरह की होती है भाई। तो बेसिकली तो डिमांड तो कई तरह की है, लेकिन +2 लेवल पे जो आप पढ़ेंगे 11th में, तो बेसिकली आपको दो तरह की डिमांड्स के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। वन इज इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा है मार्केट डिमांड। अब ये क्या होता है भाई, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब हम किसी सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, जब हम किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल होता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप जानते हैं ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, वेर इट इज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर और इट इज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर।
तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का मतलब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कंज्यूमर, द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, द बिहेवियर ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, हाउ इट बिहेव्स विद द डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस. बट व्हेन मेनी कंज्यूमर्स आर देयर, तो इट क्रिएट व्हाट, मार्केट. अब यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट में क्या होता है, मेनी कंज्यूमर्स होते हैं. भाई इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ की आबादी है, तो अब दो चार 10 15 लोगों को तो देखना ही पड़ेगा भाई कि हमको उनका बिहेवियर क्या. भाई हो सकता है मैं 2 रुपए पे 5 किलो खरीद रहा हूँ किसी सामान को, तो दूसरा भी हो, ऐसा नहीं ना कि 2 रुपए पे 5 किलो को 10 भी खरीद सकता है, अगला 20 खरीद सकता है, फिर कोई 25 खरीद सकता है. तो अगर हम एक मार्केट में देखें कि डिमांड क्या हो रही है, तो उसके लिए हमको कई कस्टमर्स को स्टडी करना पड़ता है. और व्हेन मेनी कस्टमर्स ज्वाइन at a place, or you call as uh, if there is any arrangement where so many consumers are there, then we call it as a market. मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है, मार्केट क्या होता है, अगर एक आम आदमी से पूछा जाए कि मार्केट क्या है भाई, तो बोलेगा कि भाई मार्केट तो एक कहीं दुकान उकान खुल गई, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई बहुत बड़ा मॉल है, वो मार्केट होगा. नहीं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आप, और आप हितेश सर की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, आपसे आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बताएंगे क्या, कि मार्केट इज अ अरेंजमेंट, मार्केट इज अ मैकेनिज्म which facilitate which facilitates buyer and seller to come in contact with each other and 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 exchange of goods and services take place. समझ गए, पूरा बॉडी भर दिया हमने. सो मार्केट ये होता है. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. तो मार्केट का मतलब क्या है भाई, कि मार्केट एक अरेंजमेंट होती है, एक व्यवस्था होती है, एक मैकेनिज्म होता है विच फैसिलिटेट्स बायर एंड सेलर. ये कोई ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अब कोई बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे 100 दुकानें हैं लेकिन कोई वहां पे जाता नहीं है, तो दैट इज नॉट द मार्केट. तो मार्केट में कंडीशन क्या, मार्केट इज अरेंजमेंट. भाई ऑनलाइन मार्केट है, घर बैठे बैठे ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करें, दैट इज ऑल्सो द मार्केट. ठीक है. तो मार्केट इज अ mechanism which facilitates buyer and seller to come in contact with each other and exchange of goods and services take place. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, वो दोनों केसेस में बात करेंगे कि what are the factors which affects the individual demand and what are the factors which affect the market demand. Okay, so let us start with the determinants of individual demand. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, dx इज इक्वल्स टू फंक्शन px pr t y t. अब ये क्या सोच रहे हैं भाई, ये सब क्या लिख दिया सर ने भाई. अब यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं, इस पे बात करते हैं. सी, ये मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज आता है पी एक्स. पी एक्स को हम क्या बोलते हैं भाई, पी एक्स कहलाता है हमारा, तो हम बोलते हैं प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. ठीक, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. ठीक है ना. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या बोलता है कि जो ये सामान है उसका जो स्वयं का मूल्य है, ठीक है ना. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी मतलब किसी भी सामान का जो प्राइस होता है, उसका खुद का प्राइस, ठीक, उसका क्या इफेक्ट है. ठीक है ना. तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या बोलता है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स.
इन केस ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है, अभी हम लोग इस पे चलेंगे। तो बेसिकली ये जो पहला पॉइंट है पीएक्स, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ये क्या होता है, किसी भी सामान का जो खुद का मूल्य होता है। जैसे अगर ये पेन है, इसकी पेन की दाम है 10 रुपए, तो उसका बिहेवियर बेसिकली क्या होगा कि जब इसकी दाम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। भाई कंज्यूमर का तो बिहेवियर यही है कि ही ऑलवेज वांट टू परचेज मोर एंड मोर एट अ लेस प्राइस, और जैसे ही दाम उसके घटेंगे डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट में बस आपको इतना ही लिखना है कि when there is a rise in price demand decreases, when there is a fall in price demand increases. Okay, so ये जो px था ये क्या था, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, यहां से मैं शुरू करता हूं। pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो भाई जरा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ये थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा। सबसे पहले हम जान लें कि रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं। रिलेटेड गुड्स, भाई देखो रिलेटेड गुड्स क्या है। सपोज एक्स और वाई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्स और वाई रिलेटेड गुड्स है, तो आप क्या बताओगे, यस और नो। तो यहाँ पे आपका जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। आप सोचोगे सर ये क्या हो गया, यस भी हो गया नो भी हो गया कैसे। अब जरा समझ लो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स के प्राइस बढ़ने या घटने से, अगर एक्स की प्राइस बढ़ने या घटने से वाई के डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, मैंने क्या बोला, अगर एक्स का दाम बढ़ने या घटने से वाई के डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, तो वी कॉल एक्स एंड वाई एज अ रिलेटेड गुड। और अगर नहीं पड़ता है तो अनरिलेटेड गुड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिलेटेड गुड्स क्या है कि अगर एक का दाम बढ़ने से या घटने से दूसरे के डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, मतलब दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, तो आप कहोगे कि वो रिलेटेड गुड्स है। नहीं घटती बढ़ती है तो आप क्या होगे, अनरिलेटेड। अब ये जो रिलेटेड गुड्स होता है ये दो तरह का होता है भाई। वन इज सब्सटीट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट गुड्स होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। अब ये क्या है भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड जॉइंट डिमांड गुड्स, या कई बुक्स में आप देखेंगे दे आर कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड गुड्स, ठीक है ना। दे आर जॉइंट डिमांड गुड्स और डिराइव्ड डिमांड गुड्स। अब मैं इसको समझाता हूँ। वी स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जहां पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं पूरक, जो एक के जगह इस्तेमाल किया जा सके। एक बहुत ही हमारा कन्वेंशनल एग्जांपल है टी एंड कॉफी का, इसी को लेके चलते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब टी एंड कॉफी जो है ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बिकॉज दे गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, अब मान लो उसने आपको कॉफी पिला दी और आपने कभी कॉफी नहीं पी, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई नहीं मैं चाय ही पीता हूँ, कॉफी नहीं पीता हूँ। और अगर आप कॉफी पीने वाले ही हो और किसी ने आपको चाय पिला दिया, तो भी आपको नहीं ऐसा कुछ महसूस होता है कि अरे भाई ये क्या पी लिया। और आजकल शादी वगैरह में तो चाय कॉफी मिला के ही पिला देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। सो ये जो टी एंड कॉफी है ना, इनका सेटिस्फेक्शन लेवल लगभग सेम है, ठीक है ना। ये ह्यूमन के डिजायर को लगभग बराबर ही संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज सपोज मान लो कि मार्केट में टी का दाम है 10 रुपए और कॉफी का दाम है 20 रुपए, और मैं गया दुकान पे। तो भाई मैं तो पूछूंगा ना भाई, मॉल में टी भी देखूंगा कॉफी भी देखूंगा, तो मुझे अब मन कर रहा है कि भाई मैं कॉफी खरीदूं। लेकिन मैं कॉफी के पास गया तो मैंने देखा यार ये तो 20 रुपए का है और मेरी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि मैं कॉफी खरीद पाऊं।
लेकिन मुझे मन कर रहा है कि यार ये कॉफी जैसा कुछ होना चाहिए जो मुझे भाई थकान दूर करे, मेरी सेटिस्फेक्शन दे मुझे वैसा। तो मैं क्या देखा, मैंने देखा कि यार अच्छा ये बगल में टाटा टी है। टाटा टी कितने का है भाई? 10 रुपए का। मैं सोचूंगा चलो यार फिलहाल अभी के लिए तो टाटा टी खरीद लेते हैं, फिर देखा जाएगा। तो मैंने क्या किया, टाटा टी खरीद लिया। फिर मैं अगले महीने आया तो मैंने क्या देखा कि ये जो टाटा, ये कॉफी वालों ने क्या किया, दाम घटा के कर दिया अपना 10 रुपए और टाटा टी वाले ने कर दिया 15 रुपए। अब मैं बस जब नेक्स्ट महीने आया तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बात हो गया। यार मैं तो कॉफी पीना चाहता था, अब टाटा टी की आदत लगी, लेकिन टाटा टी महंगा, तो चलो क्या खरीदेंगे, कॉफी खरीदेंगे नेस्ले। हम नेस्ले की कॉफी खरीदेंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट में कंज्यूमर जाता है और उसको अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स मिलते हैं जो रिलेटिवली चीपर हैं, तो वो उन्हीं को ज्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको एक चीज पता चली कि अगर इफ प्राइस ऑफ कॉफी increases, if price of coffee increases, then demand for tea also increases at its existing price। मतलब अगर कॉफी का दाम 20 रुपया हुआ तो टी अपने उसी 10 रुपए पे ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, बिकॉज टी इज रिलेटिवली चीपर देन कॉफी एंड गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? नाउ इन केस ऑफ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, दे आर जॉइंट डिमांड गुड्स, दे आर जॉइंट डिमांड गुड्स। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कार एंड पेट्रोल। अब मान लो कि कार का दाम था 2 लाख रुपए, ठीक है, और पेट्रोल था सपोज अभी कितना है, 96 पर लीटर, 96 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और मार्केट में डेली 1 लाख, हाँ, 1 लाख कार क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, ठीक है, मतलब बिक रही है, कस्टमर खरीद रहा है। अभी क्या कार अभी भी 2 लाख की है, लेकिन ये जो पेट्रोल था ये 200 रुपए लीटर हो गया। तो क्या लोग कार खरीदेंगे? भाई कार कैसे खरीदेंगे, कार पानी से तो चलेगी नहीं। अब आप कार अपने घर में रखे हो तो भाई अभी देखो उसका भी सब्स्टिट्यूट आ गया, इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कार अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही है, कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, कार अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, राइज हो गया। अब प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज होने से कार अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही क्या होगा, लेस डिमांड होगा। तो जब लेस डिमांड होगा तो सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं मान लो कि नितिन गडकरी साहब ने इसको कर दिया 50 रुपया लीटर, क्या हो गया, पेट्रोल 50 रुपया लीटर हो गया, और कार अभी भी 2 लाख की है, एग्जिस्टिंग प्राइस वही चल रहा है, तो डिमांड तुरंत 1 लाख से 10 लाख कार की हो जाएगी, 10 लाख डिमांड होगी कार की, और सेल क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है, इफ प्राइस ऑफ वन गुड increases, its demand decreases at its existing price and vice versa, and vice, मतलब अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार के इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल का दाम घटेगा तो कार के एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही कार की डिमांड क्या हो जाएगी। समझ में बात आ गई?
मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ इनवर्स रिलेशन मिल रहा है हमको, इनवर्स। गेटिंग माई पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के आपको दे सकूं जो आपकी हेल्प करे बोर्ड एग्जाम्स में, सीयूईटीज में। ओके, so this is clear. Now we move to the third determinant, that is called T, taste and preferences. भाई देखो आजकल क्या है, फैशन का जमाना है। समय के साथ लोगों के फैशन बदल रहे हैं, तो ये आज मार्केट में इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली होता क्या है, डिमांड जो होता है ना, डिमांड डिमांड जो लोगों की डिमांड होती है वो समय समय पे बदलती है। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ कारणों की बात करूं जो मुझे पता है, जो जिसके वजह से मेरी डिमांड बदलती है भाई। पहला है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन हो गया, पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, फिर धीरे धीरे जीन्स पहनने लगे, फिर डैमेज जीन्स आए, फिर आजकल और भी बहुत सारे भी आ गए हैं कपड़े, समय के साथ बदल रहे हैं। दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो चेंज इन फैशन, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, एंड न्यू डिस्कवरीज। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, नॉर्मली इतने जानने जरूरी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं ना जो हमारे डिमांड पैटर्न को क्या करती हैं, बदलती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, दो तरह की कैटेगरी बनाते हैं, जिसमें हम एक कहते हैं भाई क्या, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल डिमांड एंड अनफेवरेबल डिमांड। अब भाई जिस चीज के लिए हमारी डिमांड फेवरेबल होगी, अब मान लो हमें जो चीज पसंद है, तो जो चीज पसंद है फिर हम उसके दाम की चिंता नहीं करते हैं भाई, हम उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही उसकी डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही। अगर आपको पसंद आ गया कि भाई मुझे एप्पल का आईफोन खरीदना है, तो यू डोंट बॉदर अबाउट द प्राइस, प्राइस का क्या है देखा जाएगा, लोन ले लिया जाएगा, लेकिन खरीदना है तो खरीदना है। तो एग्जिस्टिंग प्राइस में कोई चेंज भी ना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ फॉर अ कमोडिटी, इफ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फेवरेबल, देन यू गो फॉर दैट, doesn't matter what the price is. So if the demand for commodity is favorable, we demand more goods at existing price. In case of unfavorable demand, यहाँ पे क्या होता है भाई, इन केस ऑफ अनफेवरेबल डिमांड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में बात आई, क्लियर हो गया? सो हाउ दिस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वर्क, इज इट क्लियर? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है, और मुझे लगता है थोड़ा तो कुछ पता भी होगा। इनकम, देखो भाई इनकम बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड की। भाई हम देश की जीडीपी निकालते हैं ना, जीडीपी, जीडीपी से हम क्या पता करते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमको क्या बताता है कि भाई ये जो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ वी मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हम मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अगर आपसे बोले कि पर कैपिटा इनकम इस देश की ज्यादा है, तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन राइजेस। अब अवेलेबिलिटी आप कर लो लेकिन उसको लोग खरीद ना पाए, तो क्या उससे वेलफेयर होगा लोगों का? जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर होगा, लेकिन कैसे होगा भाई, वेलफेयर तभी होगा जब लोग गुड्स को खरीद पाएंगे। अब भाई हम महंगे महंगे गैजेट्स बना रहे हैं, लेकिन अगर उसको मासेस आर नॉट एबल टू परचेज ड्यू टू इन sufficient purchasing power, तो what does it mean,
क्या वो वेलफेयर करेगा? नहीं करेगा। क्या उससे उनका फायदा होगा? नहीं होगा। तो इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इनकम डिसाइड द पीपी, इनकम डिसाइड्स द परचेजिंग पावर, इनकम डिसाइड करता है परचेजिंग पावर। अब भाई आपकी परचेजिंग पावर, क्योंकि मैंने बताया ना एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ये परचेजिंग पावर से आती है और परचेजिंग पावर इज नथिंग बट इट्स अ इनकम। तो अकॉर्डिंग टू इनकम क्या होता है, इनकम के बेस पे गुड्स आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप, वन इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड वन इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, दो तरह के गुड्स की हम कैटेगरी बनाते हैं इनकम के बेस पे, ठीक है ना। अब नॉर्मल गुड्स क्या है भाई, ये समझ लो। नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स उसको बोलते हैं जिसका इनकम इफेक्ट कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। और जिसका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव। अभी मैं इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट पे आता हूं। इंफीरियर गुड्स के केस में जस्ट अपोजिट कर लो भाई, यहां कर लेते हैं। इसका जो इनकम इफेक्ट होगा वो होगा नेगेटिव, और जो प्राइस इफेक्ट होगा वो होगा क्या? पॉजिटिव। अब आते हैं भाई, अब आप सोच रहे हो ये क्या सर ने लिख दिया। देखो भाई, ये इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट होता क्या, मैं आपको समझा दूं। इनकम इफेक्ट क्या बताता है? इनकम इफेक्ट बताता है कि हाउ चेंज इन इनकम, या आप कह सकते हैं हाउ इनकम कर लीजिए बस, आप चेंज को हटा दो नहीं तो कई लोग कंफ्यूज जाएंगे। मैं फिर से इसको कर दिया, हाउ इनकम अफेक्ट्स द डिमांड। और प्राइस इफेक्ट बताता है हाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड। ठीक है, ये होता है इनकम इफेक्ट, ये होता है प्राइस इफेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये होता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब क्योंकि इनकम इफेक्ट को अगर हम थोड़ा साइड रख दें, हम प्राइस इफेक्ट से ही बात करें, ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, और प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो नॉर्मल गुड्स क्या है भाई? नॉर्मल गुड्स वो हैं विच शोज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। इनकम इफेक्ट का मतलब कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड कम कर देंगे, और जब इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ा देंगे, जैसे कोर ग्रेन्स, ठीक है ना। कोर ग्रेन्स जो होता है, या चाहे आप देखो दिया, दिया होता है ना, दिया दीपावली में सभी लोग खरीदते हैं। तो नॉर्मली दिए को कोई खरीदता है क्या उस तरह, जो पूजा पाठ करने वाले खरीदते हैं कि ना, 10 रुपए में मिल जाता है, 15-20, आजकल अब तो थोड़ा महंगा हो गया, तो 10 रुपए में 10 मिल जाता है। लेकिन दीपावली के दिन क्या होता है अपने, दीपावली के दिन दिए का दाम बढ़ जाता है, और जितने ज्यादा दाम बढ़ता है उतने ज्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि दिए को हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इंफीरियर गुड्स। और उसका प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इसकी घट जाएगी। सॉरी, उल्टा हो गया, एक मिनट। प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और प्राइस घटेगा तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? क्या? घट। अब नॉर्मल डेज में प्राइस घटी है, डिमांड भी कम है। नॉर्मली दिए की प्राइस बहुत कम होती है, प्राइस डिमांड भी उसकी कम होती है, लेकिन दीपावली के दिन
या कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया, उस दिन क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ जाती है, भीड़ लग गई है मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं, 150 रुपए में 100 दिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बेस पे गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होता है जिसका इनकम इफेक्ट क्या होता है भाई, पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। एंड इंफीरियर गुड्स क्या होता है जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में ये चीजें बता। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आई होप कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया है, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्दर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, सो ये हमारा थियरी ऑफ डिमांड का पार्ट फर्स्ट था। हम पार्ट सेकंड के साथ फिर से आएंगे आपके पास। सो फिर हम आगे के जो भी और कॉन्सेप्ट है, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास।